आशीष कुंडी खोलो। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। राधे राधे गुड्डू, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग मुनिया, जय श्री कृष्णा करिश्मा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, मैं बढ़िया हूँ करिश्मा नायक, और आप लोग सब लोग कैसे हैं। अच्छा, आ जाइए सभी लोग। ओके, वेरी गुड। अब अच्छे ही और ठीक ठाक रहना है सभी को, है ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। हल्की सुबह सुबह सर्दी पड़ने लगी है और एग्जाम का भी पास में आ रहा है। सभी ने फॉर्म फिल कर दिए कि नहीं, कि अभी करना है। क्यों भाई, फॉर्म फिल किए कि नहीं अभी। यस, वेरी गुड गुड। ओके, वेरी गुड। फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और ये आज इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है ये। बकाया फिर हम लोग यूनिट नंबर 8 भी करेंगे। कल से यूनिट नंबर 8 स्टार्ट होगा, जो हमने आपको फ्री यूट्यूब चैनल पर यूनिट नंबर 8 करा दिया था। तो यहाँ भी हम लोग यूनिट नंबर 8 दोबारा से करेंगे और फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक रह गए थे, वो भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। यूनिट 8 में हम लोग चीज़ें एकदम सिंपल है, वहाँ चीज़ें सिर्फ याद करने लायक हैं। तो वहाँ पर हम लोग एक साथ 2-2 3-3 टॉपिक पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। 1-2 दिन का टारगेट रखें कि यूनिट 8 1-2 दिन में कर लिया जाए। करिश्मा कर लीजिए, ओके। मुनिया आप भी कर लीजिए आज ही, है ना। चलिए आते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको टॉपिक स्क्रीन पर दिख रहा है, वैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय, जो विधि के अनुसार बनाया जाए, संसद में विधि के अनुसार बनाए गए निकाय को वैधानिक निकाय कहते हैं। मतलब ऐसे निकाय जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, अर्थात समस्या एवं परिस्थितियों के अनुसार संसद द्वारा एक नियम पारित करके और एक निकाय बना दिया जाता है, आयोग बना दिया जाता है, उसे हम वैधानिक निकाय कहते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कल कई सारे निकाय बताए थे, जिनमें से आप में से किन किन को याद है वो बता दीजिएगा। बताइए। 7 यूनिट नहीं था, ओनली 8 था मुनिया। ओके, चलिए बताइए जल्दी से। कल मैंने आपको कुछ निकाय बताए थे, उनमें से वैधानिक निकाय भी हमने आपको बताए थे। कौन कौन से हैं ये बता दीजिएगा।
हाँ, तो आप लोगों ने तो पेड क्लास में पढ़ाई है ना? किसी को पता है वैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय? नहीं है पता? चलिए, नहीं है पता भाई, पता करेंगे, है ना? जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार एक आयोग जो मानव के अधिकारों के लिए। मानव अधिकार आयोग कब गठित हुआ और इसके लिए क्यों ये किया गया? मैंने आपको बताया था, आईआर जब पढ़ाया था, ह्यूमन राइट के बारे में आपको पढ़ाया था कि ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवता जो है, जाति मानवता, उसके लिए बनाया गया कि विश्व में सभी लोग एक मानव के रूप में उनको कुछ अधिकार दिए जाएं और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए समान हो। ओके, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसकी स्थापना 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई है। मतलब संविधान के अधिनियम जो भी उनके एक्ट हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, अर्थात इसका कहीं भी जिक्र कहा नहीं है आपका, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ओके, समय के साथ इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसकी स्थापना 1993 में की गई। पारित अधिनियम को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अधिनियम को 2006 और 2019 में संशोधित किया गया है। ओके, गृह मंत्रालय के अधीन है ये। मानव में देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है, अर्थात वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री। ओके, समझ में आया ये? चलिए, ह्यूमन राइट क्या है इसके बारे में बताइए। आज कुछ पूछ भी लिया जाए आप लोगों से, क्या है ह्यूमन राइट? बताइए। यस, जो मानव के अधिकारी की रक्षा करता है, जो मानव को मानव है इसलिए दिया जाता है। यस, वेरी गुड साक्षी। यस, वेरी गुड। और किसी को पता नहीं है? सिर्फ दो लोगों को पता है, गुड्डू और साक्षी को? भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि दो ही लोगों को पता हो। तो दो ही लोगों को करना है नेट जीआरएफ, है ना? यस, वेरी गुड करिश्मा। पूजा, पंकज, मुनिया, आप सभी लोग भी आंसर कीजिए भाई। यस, वेरी गुड। अच्छा, इनके कुछ संगठन अर्थात इनके कुछ पार्ट जो है वो भी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या होते हैं। बहुसदस्यीय निकाय होता है, मतलब मल्टी मेंबर बॉडीज है ये, और एक अध्यक्ष होता है, इसमें 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष या तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हो सकते हैं, इसके जो जो अध्यक्ष रहेंगे। ओके, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति के परामर्श के बाद परामर्श से, जो 6 मेंबर की कमेटी होती है उसके परामर्श, उसकी सलाह से की जाती है। ओके, प्रधानमंत्री, उसका कमेटी में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। संसद और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। ओके, कौन कौन होते हैं? कभी यहाँ से एसएसआर रीजन में क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है। ओके, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 ईयर होता है इनका कार्यकाल,
और 70 वर्ष की आयु। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जाती है और कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। मैंने आपको एक और बताया था कल कि भाई 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, तो यहाँ 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें तब तक होता है। तो यहाँ इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, एनटीए आपको कंफ्यूज करेगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई किसकी आयु कितनी है और कितने साल तक, 5, 65, 3, 70। ओके। निष्कासन, इनको रिमूव कैसे किया जाता है? रिमूवल, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को कार्यालय से हटा सकता है, अर्थात ऑफिस से हटा सकता है। ओके। जैसे सेवा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त मतलब सेवा से हट गया हो, सेवा अपनी पूरी दे चुके हों, उसके मुख्य न्यायाधीश या मानव अधिकारों के संबंध में एक ज्ञानी एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाला 3 व्यक्ति, जिनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ये मेंबर होंगे इसके। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड गुड्डू। और सभी को क्लियर है? यस, वेरी गुड। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा आयोग में पदेन सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग और राष्ट्रीय आयोग के प्रमुख, और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये सारे इनके विशेष आमंत्रित लोग भी होते हैं। इनमें से इन लोगों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ओके। इनको हटाया कब जाता है? दिवालियापन या लाभ का कार्यालय, अस्वस्थ मन एवं शरीर, एक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या कारावास की सजा सुनाई जाती है या दुर्व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं या सिद्ध हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की सलाह आवश्यक है। अध्यक्ष या सदस्य के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जो भी इनका कार्यकाल या अध्यक्ष की वेतन या सेवाएं, भत्ते जो भी डिस्कस किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए जाएंगे फाइनल। ओके। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब आते हैं इनके कार्य क्या है। तो मानव अधिकार के किसी भी उल्लंघन एवं लापरवाही में यह स्वतः संज्ञान या याचिका या अदालत के आदेश दोनों से जांच कर सकती है। अब मानव अधिकार जो आयोग है ये क्या करता है? मानव के अधिकारों के हनन को देखता है कि कहीं हनन या उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोई याचिका दायर कर सकता है, पिटीशन दे सकता है, या कोर्ट के ऑर्डर द्वारा ये भी सुन सकते हैं, या सू मोटो पावर। सू मोटो पावर जानते हैं आप लोग क्या होती है? हमने आपको बताया था। चलिए, सू मोटो पावर क्या होता है? गुड मॉर्निंग सोनिया, बताइए सू मोटो पावर क्या होती है?
नहीं है पता। और किसको पता है? किसी को है पता कि नहीं है भाई? नहीं है पता। गुड्डू, साक्षी, किसी को नहीं है पता। अच्छा, ये बताइए, आपके पापा हैं, पिताजी हैं सबके, ठीक है। अगर उन्हें बाजार में कोई चीज पसंद आती है तो वो स्वयं लेके आते हैं, आते? उन्हें किसी से आदेश की जरूरत नहीं है कि हमें लेना चाहिए या नहीं। और आपको अगर बाजार में, मार्केट में कोई चीज पसंद आती है तो आपको पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी कि पापा मुझे ये चीज पसंद आई, ले लूं या नहीं ले लूं, राइट? तो ऐसे ही अब पिताजी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो उन्हें किसी से वो नहीं लेना पड़ता है आदेश? तो उनके पास सुमोटो पावर है, वो स्वतः ही निर्णय लेते हैं। ऐसे ही आपके मानव अधिकार आयोग में क्या है कि स्वयं, अर्थात स्वयं संज्ञान में ले लेते हैं वो चीजें, सुमोटो। अगर उन्होंने देखा कहीं कि मानव का उल्लंघन हो रहा है ना, कि मानव को एक जेल में कैद किए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार जब मानव अधिकार से संबंधित आयोग, जेल, है ना, कई ऐसी जगहों पर निगरानी देखती है, चेकिंग करती है ना, तो उनमें क्या होता है, उनमें यही देखा जाता है कि मानव का हनन तो नहीं हो रहा है, अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो स्वतः संज्ञान में उनके बारे में निर्णय लेने लगती है कि भाई इनका क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उनके बारे में वो कार्य करती है। या पिटीशन, कोई याचिका दायर कर दे, है ना, या फिर अदालत के आदेश से, अदालत भी आदेश दे सकती है कि भाई यहाँ मानवों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप कुछ करिए। ओके, ये चीज है सु मोटो, अर्थात किसी से उन्हें वो नहीं लेना पड़ता है, वो स्वयं भी अपने आप में स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं, संज्ञान में ले सकते हैं चीजों को। ओके, न्यायालय में लंबित पड़े मानव संसाधन उल्लंघनों के मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है ये। और जेल जाकर बंदियों के रहन सहन का जायजा भी ले सकता है। संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी कर सकता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ा सकता है, अर्थात रिसर्च को बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन कर जागरूकता को भी बढ़ाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव को कैसे अधिकार हैं, जैसे अमेरिका में व्यक्ति इस समय स्वतंत्र है, महिलाएं स्वतंत्र हैं, तो यहाँ भी मतलब एक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेयर करता है कि लोगों को कैसे अधिकार हैं और कैसे हमें दिए जाने चाहिए। ओके, समझ में आया ये चीज? यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। कौन सा? ये कुछ नहीं है, सिर्फ गुड्डू इतना है, ये जेल में जाकर कैदियों के रहन सहन को देख सकते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिएगा व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया और उसे सजा मिली, तो जेल में उसे बंदी बनाया जाएगा, थोड़ी बहुत सजा दी जाएगी जो भी उसने कार्य किया। लेकिन उसकी जो मानव के रूप में अधिकार है कि एक स्वतंत्र जीवन जी सके, स्वच्छ हवा, स्वच्छ सांस ले सके, ये सारी चीजें उसके लिए आवश्यक है। ये उसके मानव के प्राकृतिक अधिकार है, इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आपने सजा दी, सजा दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रताड़ित नहीं कर सकते। उनकी रहन सहन पता चला कि रहने के लिए एकदम गंदी जगह दे दी, तो ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत साफ सुथरा रहे,
इस प्रकार की ये लोग जांच करते हैं कि भाई देखते हैं, अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो उन पर एक्शन भी लेते हैं, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि जेलों में मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है ना। संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपायों की ये लोग समीक्षा भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं कि संविधान में या संविधान के द्वारा जो कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई लोगों को मिल रही है कि नहीं। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान अर्थात रिसर्च को बढ़ावा देते हैं। मानव के अधिकारों में रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि मानव को हम और अधिकार कैसे दे सकते हैं, मानव के एक मानव जाति को ध्यान में रख के, ओके, कि ये मानव है, इसको क्या क्या अधिकार दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों का अध्ययन भी करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उनमें ह्यूमन राइट को रखा गया है कि नहीं रखा गया है ना। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस देश में क्या है कंपेयर करके, कभी कभी कंपेयर करके अधिकार भी देते हैं। जैसे आज के टाइम में मानव अधिकार हर देश में समान है, हर देश में क्या, कुछ देशों में नहीं है ना। जैसे अफगानिस्तान में नहीं है जब तालिबान आया था, तो कई देश ऐसे भी हैं जहाँ मानवाधिकार समान नहीं है। जैसे चाइना है, बीगर मुस्लिम का क्या हाल है ये किसी को भी नहीं पता है, और सब लोगों को दिखता है कि क्या हाल है। तो वहाँ ह्यूमन राइट्स संस्था भी कुछ भी नहीं कर पा रही है, वहाँ की मीडिया भी कुछ नहीं कर पा रही है ना। जागरूकता को बढ़ावा देना, लोगों को बताना कि ये आपके अधिकार क्या है। ओके, चलो वेरी। अब आते हैं इनकी शक्तियां, इनकी पावर हम लोग देख लेते हैं। अपने स्वयं के मामलों और सिविल कोड की शक्ति को विनियमित करने के लिए, अर्थात अपने मामले एवं सिविल कोड की इनके पास शक्तियां हैं कि ये स्वयं अपने नियमों को अपने अधिकारों में एक कोर्ट की पावर है कि भाई जो भी इनके मामले हैं वो स्वयं सुनवाई भी कर सकते हैं। हालांकि सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, जो भी ये सिफारिश देंगे वो सलाहकार होंगी, जिसका अर्थ है कि संबंधित प्राधिकरण अर्थात अथॉरिटी या सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर ये कोई सलाह देते हैं किसी संस्था को या सरकार को, तो सरकार के लिए वो जरूरी नहीं कि वो माने, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने एससी और एसटी आयोग के बारे में पढ़ा था, तब वहाँ क्या था कि किसी राज्य से संबंधित या राज्यपाल को कोई सलाह दी जाती है और कोई सिफारिश करते हैं आयोग, तो नहीं मानने के राज्यपाल को कारण बताने होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यस, बिल्कुल कर सकते हैं गुड्डू, बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ इनकी जो भी सलाह होगी वो बाध्यकारी नहीं होगी। ओके, अगला आता है, आयोग को 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मान लीजिए कि हमारा मानव के अधिकारों का हनन, मतलब कोई भी जेल है या मान लीजिएगा कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, वहां मानव के अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, और याचिका दायर की गई। याचिका दायर हनन होने के 1 साल बाद की है, तो फिर वहां जांच का कोई औचित्य नहीं है, अर्थात उसकी जांच नहीं होगी कि भाई आपने हनन किया है या नहीं किया है। ओके, ये चीज याद रखिए। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सीमित भूमिका, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र हैं। आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार या संबंधित राज्य को प्रस्तुत करता है, जो इससे संबंधित सदनों में रखता है। हर वर्ष इसकी एक रिपोर्ट आती है, जो अगर केंद्र सरकार के से संबंधित है तो केंद्र सरकार के पास भेजती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती है। ओके, और ये दोनों सरकारें संबंधित सदनों
के मध्य इन चीज़ों को रखता है कि भाई ये आपके यहाँ कैसा क्या है, ह्यूमन का कैसे आप लोग अधिकारों का हनन कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। कोई और भी कर सकता है, ऐसा नहीं। बता सकते हैं कि भाई इस फैक्ट्री में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तब आयोग को ऐसा लगता है कि हाँ हो रहा है हनन, तो फिर वो क्या करता है कि स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। ओके, क्लियर, चल, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आता है और केम इनटू इफेक्ट ऑन अगस्त 2019। तो मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 का संरक्षण अगस्त 2019 को प्रभावी होता है और इसमें कहा जाता है कि भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी अब आयोग के एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे और यह आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यालय को 5 से घटाकर 3 वर्ष कर देता है। जो कार्यकाल होता है 5 से 3, और किसमें, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट 2000 राइट एक्ट 2019 में 5 वर्ष से घटाकर 3 से 70 कर देता है, 3 वर्ष या 70, और पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होगा, मतलब दोबारा से हम उसे रिज्वाइन करा सकते हैं। यह प्रदान करता है कि एक व्यक्ति जो एक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं उस व्यक्ति के अलावा राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं और जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं वो राज्य आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ओके, संशोधन आयोग के मानव अधिकारों के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले सदस्यों को 2 से बढ़ाकर 3 कर देता है, जिसमें एक महिला भी होगी। और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार के अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग के डीम्ड सदस्य के रूप में शामिल होंगे। एसएचआरसी पर अतिरिक्त निर्देश देना, यानी राज्य आयोगों को दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वहन किए जा रहे अधिकारों को मानव अधिकारों से संबंधित कार्य सौंपना एनएचआरसी द्वारा निपटाए जाएंगे। ओके, स्टेट की जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा निपटाया जा सकता है केंद्र शासित प्रदेशों को। अब आता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। इसमें सीधी सी ये चीज याद रखी कि महिलाओं के लिए है, ये महिला आयोग है और 1990 के तहत जनवरी 1992 में स्थापित वैधानिक निकाय है। 1974 में महिलाओं की स्थिति पर सीमित समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है। आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ से क्या पूछा जाता है कि कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है भाई? ओके, वेरी गुड। इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सचिव होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। इसमें कम से कम एक एसटी, एससी में से प्रत्येक में से कम एक सदस्य होगा और कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं
केंद्र सरकार द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। इनके वेतन एवं भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फंक्शन इनके कार्य क्या है? तो महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपायों पर जांच करना, मानव अधिकारों के किसी भी उल्लंघन एवं लापरवाही के लिए स्वतः संज्ञान अर्थात सुमोटो पावर है इनके पास, पिटीशन याचिका भी है, अदालत के आदेश पर भी कर सकते हैं जांच। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेंगे, संबंधित अधिकारियों को महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा एवं सिफारिश करना, जागरूकता को बढ़ावा देना, रिसर्च भी करना, महिलाओं के अनुकूल समाज के विकास में भाग लेना। ओके, याद रखिए। शक्तियां क्या है? आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य को ही सौंपता है। इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो केंद्र एवं राज्य अपने सदनों में रखते हैं। शक्तियां अपने स्वयं के मामलों में सिविल कोड की शक्ति को विनियमित करने के लिए सिफारिश प्रकृति में सलाहकार है। मतलब इनकी जो सिफारिश रहेंगी वो सलाहकार होंगी, ना कि बाध्यकारी होंगी, और इनके पास जो पावर है वो सिविल कोड की है। क्लियर? अगला आता है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। एक बार थम्स अप दीजिए, इसके बाद हम लोग नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के ऊपर चलेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, समिति के बारे में चलेंगे। चलिए, वेरी गुड। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के तहत 1993 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र द्वारा नियुक्त 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध से होंगे। जैनियों को 2014 में सूची में शामिल करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार भी बना था कि जो जैन धर्म के लोग हैं उन लोगों को अल्पसंख्यक में कब, या मान लीजिएगा किस छठी जाति को या किस छठे धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो जैन। ओके, याद रखिएगा। 2014 में इनको सूची में शामिल किया गया। कार्यकाल 3 वर्ष, इस्तीफा दे सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हटाए जा सकते हैं। बाकी फंक्शन वही है, संवैधानिक कानूनी रक्षा करना, स्वतः संज्ञान याचिका, अदालत, सारी चीजें ना, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके। आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। इससे संबंधित सदनों में रखता है। शक्तियां अपने स्वयं के मामलों में सिविल कोड की शक्ति को विनियमित करता है। ओके, ये चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर? अब किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, यूनिट 7 समाप्त हो गया हमारा। ओके, वेरी। अब इन सारी चीजों को थोड़ा पढ़िएगा, जो भी डाउट आते हैं और जो भी लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ है ना, यूनिट 8 होने के बाद बताइएगा कि कौन सा टॉपिक नहीं हुआ, क्योंकि यूनिट 8 में कई सारे हैं। फिर आइएगा यूनिट 9 और 10 वो भी, और यूनिट 8 में हो सकता है 3-4 हम लोग क्लास करेंगे और उन्हीं में सब कुछ कवर कर लेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। मानव अधिकार का मीनिंग क्या है सोनिया? मानव अधिकार मतलब मानव के जो अधिकार है, मानव के अधिकार मतलब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति को कैसे देखा जाए। जब सुनिए, मानव अधिकार क्यों दिए गए, इनके पीछे भी कारण है। जब विश्व युद्ध हुए थे तब वहां क्या हो रहा था, हिटलर मुसोलिनी का जब शासन था, विश्व युद्ध के बाद हिटलर मुसोलिनी का शासन था, वहां क्या था, उनके लिए सर्वोपरि राज्य था, ना कि व्यक्ति था। ठीक है, अब वो क्या करते थे, अगर, और राज्य उन्होंने सर्वोपरि क्यों बनाया था, क्योंकि व्यक्ति हमसे डरे हिटलर मुसोलिनी के शासन में। तो वो मानव को मानव की तरह नहीं देखते थे, जानवर की तरह ट्रीट करते थे। मतलब अगर मानव ने कुछ भी कहा तो उसे सीधा मार देते थे। जन
नरसंहार होता था। ठीक है, अगर आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा हो, सुना हो, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ था कि भाई लोगों को लोगों की तरह नहीं समझा जाता था, मानव को मानव की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था, जानवर की तरह किया जाता था। मतलब मानना है तो आम बात है, मानव को मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सबको देखने के बाद सभी के मन में ये आया, और युद्ध में भी यही होता था कि लोगों को मार दिया जाता था। और युद्ध में उन लोगों को मारा जाता था जिनका किसी से कोई मतलब नहीं, ना आपसे ना अन्य राजा से। वो तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। और उनके बाद उन सैनिकों का खत्म, मर जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद उनकी फैमिली का क्या होता था, ये हम लोग अभी समझ सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं जी सकते हैं, है ना। तो इन सबको देखने के बाद मानव अधिकारों का जन्म हुआ कि भाई हम मानव को मानव के अनुसार ट्रीट करेंगे, मानव को स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, उसके कुछ अधिकार होंगे, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, ना राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे अधिकार होंगे उसके पास। ओके, चलिए, समझ में आया। सर इतना सब पढ़ने के ऊपर याद ही नहीं रहता है। देखिए साक्षी, याद तो करना पड़ेगा। ओके सोनिया, आप क्या समझाना है? अच्छा, समझ में आ गया सोनिया? सर पीएचडी के लिए सभी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है या इंटरव्यू भी होता है? देखिए करिश्मा, सभी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। और जैसे कि आपका डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, इनमें अगर आप जेआरएफ है तो सीधा आपका इंटरव्यू होता है। अगर नेट आपका क्वालिफाइड है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ओके, किसके आंसर में कंफ्यूजन करिश्मा? गुड्डू, आपको बड़ी मेरी चिंता है। अभी कुछ नहीं होना, शादी, बच्चे हैं अभी, ठीक है। शादी कब होना है सर? हंस भी रहे हो, है ना। देखिए अधिकतर यूनिवर्सिटी का यही सिस्टम है, और कई जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी उनमें आपको चाहे जेआरएफ हो चाहे नेट हो, उसमें आपको एंट्रेंस भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ओके, देखिए फंडामेंटल राइट अलग होते हैं और ह्यूमन राइट अलग होते हैं। ओके सोनिया, ये चीज याद रखिएगा। मौलिक अधिकार क्या है? मैंने आपको बताया था, चलिए बताइए मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट, बताइए क्या है? देखिए नेट पास से भी कर सकते हैं, विथआउट नेट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी देखिए, कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, समझे। अगर आपको जेआरएफ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े से नहीं होता है। अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, धीरे धीरे रिवीजन करते जाइए पीछे का भी, और जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि सर मैंने पढ़ा था, मुझे पता है ना। जब क्वेश्चन को हम लोग डीप में समझेंगे, कैसे बना है, कहाँ से बना है। ओके, यस वेरी गुड करिश्मा। चलिए, देखिए फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? मौलिक अधिकार एक राज्य अर्थात एक देश में रहकर देश के अंदर ही लोगों पर अप्लाई होते हैं। ओके, ह्यूमन राइट एक देश एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अप्लाई होते हैं, वो मानव को देखकर। मौलिक अधिकार राज्य प्रदान करता है, किसके लिए? राज्य के ही खिलाफ मिलते हैं। और ह्यूमन राइट किसी के खिलाफ नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको मानव के
मानव एक मानव जीव है, इसलिए आपको प्राप्त किए जाते हैं। ओके, और हर देश की फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार है, वो हर देश के अलग अलग होते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट किसी भी देश के अलग नहीं होते। ओके, क्लियर। अब और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, मोस्ट वेलकम सोनिया। देखिए, सारी यूनिट एक साथ नहीं होंगी, ठीक है। आप लोग जो कह रहे हैं, आराम से पढ़िएगा, निश्चिंत होकर पढ़िएगा। आप ये समझिए जितना हमने पढ़ा है उतने में से ही आना है। थोड़ा बहुत आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर पर भी फोकस कीजिए, ये नहीं कि सेकंड पेपर पर ही देखेंगे आप, है ना। अगर फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा तो नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक। चलिए, चलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग कल मिलेंगे। यूनिट नंबर 8 हमारा स्टार्ट हुआ कल से। ओके, याद रखिए। ओके, बाय।